Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn about a beautiful chapter titled Sneha Pagi Pati from the ICSE Class 7 syllabus written by Usha Vadva. This chapter highlights the emotional value of letter writing in earlier times when modern means of communication were not so developed. In those days, letters were the only way to connect with our loved ones and ask about their well being. These letters were filled with love and affection because they carried the personal touch of their writer's hand. So, let's begin and understand the importance and feelings behind these beautiful traditions. स्नेह पगी पाती, इस शब्द का अर्थ क्या है? स्नेह मतलब प्यार और पगी मतलब भरा और पाती मतलब होता है पत्र, प्यार भरा पत्र। ठीक है, पगी मतलब भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ, और पाती मतलब पत्र। तो चलिए, इसका इंट्रोडक्शन मैंने इंग्लिश में बताया है, अब थोड़ा सा मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ। चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था, तब केवल चिट्ठी पत्री ही ऐसा माध्यम थी जिसके द्वारा हमें स्नेही जनों के हालचाल हम ले दे सकते थे। स्नेही जन मतलब प्रियजन। ठीक है, प्रियजन हो या अपने रिलेटिव्स हो, मित्र हो। चिट्ठियों के आने के इंतज़ार का आनंद जो होता था वो आज के टाइम में ईमेल, व्हाट्सअप के इस युग में कहीं खो सा गया है। जो पहले चिट्ठियों के आने की जो खुशी हुआ करती थी ना, वो आज के टाइम में नहीं रही, क्योंकि उसमें पहले इंतज़ार हुआ करता था। लेकिन आजकल ईमेल के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज तुरंत आ जाते हैं और उसमें कुछ हाथों का जो भी लिखा हुआ है, उसमें जो व्यक्ति लिख रहा है उसके हाथों का स्पर्श भी नहीं महसूस होता है। इसलिए कहा गया है कि वो जो आनंद है वो कहीं खो सा गया है। यह सच है कि तमाम आधुनिक संचार माध्यमों से भेजे गए संदेश को बाँचने में अर्थात पढ़ने में वह अपनापन नहीं महसूस होता है जो अपनों के हाथ से स्नेह के शब्दों में पगी पाती बाँच कर मिलता है। मतलब जो अपनों के हाथों के द्वारा अगर कुछ लिखा जाता है, संदेश लिखा जाता है, तो उसमें कुछ बात ही अलग होती है, उसमें अलग सा लगाव होता है। तो चलिए, अब हम इस स्टोरी तो नहीं बोल सकते हैं, यह है बस एक निबंध जैसा समझ सकते हो। चलिए देखते हैं। जन्मदिन की सुबह मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। ठीक है, शुभकामनाएं मतलब विशेष वाला कार्ड मिला, क्योंकि इस दिन आज बर्थडे है किसी का। एकदम सही दिन और सही समय। मैं कुछ देर उसे देखती रही और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। ठीक है, मैं अपने माउस की एक क्लिक से उसे दोबारा स्क्रीन पर ला सकती हूँ, चाहूँ तो प्रिंट भी निकाल सकती हूँ, पर क्या उससे अपनी बिटिया के हाथों का वह स्पर्श महसूस कर पाऊंगी जो उसके अब तक के भेजे कार्डों में महसूस करती रही हूँ। तो ये पत्र जो है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? एक बेटी के द्वारा लिखा गया है, मतलब, और अपनी मम्मी को बर्थडे विश कर रही है वो। ठीक है, लेकिन उसमें वो बात महसूस नहीं हो रही है जो कि वह बेटी अपने हाथों से लिखकर जो कार्ड भेजा करती थी ना, उसमें वो अपनापन महसूस नहीं हो पा रहा है उसकी मम्मी को। उसने यह कार्ड स्वयं ही भेजा है, मतलब जो उसकी मम्मी है वो बोल रही है कि यह जो कार्ड है उसने खुद ही भेजा है, अथवा अपनी अति व्यस्त जिंदगी के कारण अपने सेक्रेटरी से ही भेजने को कह दिया है। मतलब या तो उसने खुद भेजा होगा या फिर वो अति व्यस्त मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त, बिजी होने के कारण, बिजी जिंदगी होने के कारण अपनी सेक्रेटरी कौन होता है? जो एक सहायक के रूप में रखा जाता है, जिसको हेल्पर के रूप में बोल सकते हैं, सहायक के रूप में बोल सकते हैं। तो उसके द्वारा भी भेजा जा सकता है ये लेटर, तो उसके द्वारा भी भेजा गया हो, उसकी मम्मी को जो है वो पता नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रही है कि सेक्रेटरी से ही भेजने को कह दिया है। यह भी निश्चित नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि उसने खुद ने भेजा है या उसकी सेक्रेटरी के द्वारा भेजा गया है। कार्ड के नीचे उसके स्वयं के हस्ताक्षर तक तो है नहीं। हस्ताक्षर मतलब होते हैं साइन। कुछ समय पूर्व वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए बाजार खंगाल डालती थी। मतलब उसकी मम्मी पुराने दिनों को सोच रही है कि कभी ऐसा वक्त भी था कि उसकी मम्मी को वह कार्ड देने के लिए मार्केट में पूरा बाजार जो है वो खंगाल डालती थी। खंगाल डालना मतलब होता है खूब ढूंढना। ठीक है, एकदम अपने पसंद का, अपनी चॉइस का, जब तक पसंद ना अपना चॉइस का जब तक ना मिल जाए तब तक मार्केट में खूब घूमते रहना, तो उसी को बोला है खंगाल डालती थी। छपी इबादत में
इबारत में जो कमी रह जाती वह स्वयं जोड़कर पूरा करती। इबारत मतलब होता है लिखी हुई सामग्री। कार्ड में पहले से प्रिंटेड कुछ मैसेज जो आते हैं, अगर उसमें कुछ कमी रह जाती तो वो खुद उसमें जोड़ देती थी, ऐड कर देती थी। इस तरह वह पूरी तरह से भरा कार्ड कभी मुझे जन्मदिन से 2-1 दिन पहले मिल जाता था। मतलब उसको कार्ड को अपने विषय से या अपने मैसेज से पूरी तरीके से भर देती थी, और वो कार्ड जो था वो 1-2 दिन पहले, बर्थडे से पहले मिल जाता था। कभी जन्मदिन बीत जाने के भी पश्चात मतलब बाद में, या तो 1-2 दिन पहले मिल जाता था या फिर जन्मदिन के बाद में भी कई बार मिल जाता था। पर वे सारे कार्ड आज तक मेरी अलमारी में सहेज कर रखे हुए हैं। सहेज कर मतलब संभाल कर रखे हुए हैं, किसी अनमोल धरोहर की तरह। धरोहर का मतलब होता है पूंजी, ठीक है। जो वैल्यूएबल चीज़ होती है उसको बोला जाता है धरोहर। तो किसी अनमोल वैल्यूएबल चीज़ की तरह रखे हुए हैं वो। आजकल वह पत्र भी ईमेल से ही भेजती है, ठीक है। पहले तो ऐसे भेजा करती थी जो मैंने बताया, लेकिन आजकल वह कैसे कार्ड भेज रही है, पत्र भेज रही है, वो ईमेल के थ्रू ही भेज देती है। कोई काटापीटी नहीं, हिज्जों की कोई गलती नहीं। हिज्जों मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग की भी कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरे। उसे पत्र लिखने का हमेशा से ही शौक रहा है। लंबे लंबे रोचक ढंग से लिखे पत्र, मतलब इंटरेस्ट के साथ लिखे गए, एकदम इंटरेस्टिंग लेटर हुआ करते थे वो। उसके पत्र इतने लंबे हुआ करते थे कि ऊपर नीचे हाशिए पर कुछ भी जगह न छूटती। मतलब पूरा वो उसको कार्ड को कैसे है अपने मैसेज से भर देती थी। हाशिए मतलब होता है किनारे, जो पेज के चारों तरफ किनारे होते हैं ना, वो भी फुलफिल कर देती थी, वो पूरा भर देती थी अपने मैसेज से, वो भी नहीं छोड़ती थी। नाम लिखने तक की भी जगह नहीं। पर इससे क्या, मैं तो दूर से देखकर ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफ़ी या मक्खन के चिकने निशान होते हैं। मैं कल्पना करती थी, मतलब वो जब ये निशान देखती थी चॉकलेट के, उसकी मम्मी जो लेटर पढ़ती थी, तो वो कभी उस लेटर के ऊपर चॉकलेट के, टॉफ़ी के या मक्खन के निशान देखती थी तो वो इमेज करती थी, ठीक है, इमेजिनेशन करती थी, कल्पना करती थी कि पत्र लिखने के लिए उसने अपनी नन्ही बिटिया को इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा। मतलब जब बच्चा हमको कोई परेशान करता है तो हम उसको चॉकलेट वगैरह कुछ दे के बहला फुसला देते हैं, जब हम किसी काम में व्यस्त रहते हैं, तो वो इमेजिनेशन करके ऐसा सोच रही है कि इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा। और बिटिया ने धैर्य चूक जाने पर, धैर्य चूक जाना मतलब बस अब क्या है, जो धैर्य है, धीरज है, उसका समाप्त हो गया। मतलब और बच्चा एक लिमिट तक रुक जाता है, लेकिन फिर वो भी कोई खिलौना वगैरह हम कुछ देते हैं, चॉकलेट वगैरह देते हैं, तो उसका जो धैर्य होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो और अब उस चॉकलेट या खिलौने के जरिए भी नहीं बैठ पाता है। अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कागज़ को ही पकड़ लिया होगा। तो वो इमेजिनेशन कर रही है कि जब मेरी बेटी मेरे को लेटर लिख रही थी, तो जो उसकी बच्ची है, उसकी बच्ची अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या ध्यान देने के लिए, वो कागज़ को पकड़ रही होगी, ठीक है, या पकड़ लिया होगा। मैं उन निशानों पर अपना हाथ स्नेह से फिराकर मतलब उन जो वो निशान होते थे, मैं प्यार से हाथ फेरती थी कि ये मेरी बेटी की जो बेटी है उनके हाथों के निशान है। तो हाथ फेरकर उन गदगदे हाथों का स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती थी। हाथ से लिखे उन पत्रों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था, मिठास और गर्माहट होती थी। बहुत कुछ अनलिखा भी बाँच लिया जाता था। बाँचना मतलब पढ़ लिया जाता था। बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें होती थी जो हमको उसमें कुछ लिखा नहीं होता था, लेकिन हम महसूस कर लेते थे। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभर आए इन शब्दों की चाहे तो मेल पढ़ लो, चाहे समाचार पत्र, दोनों ही सिर्फ संदेशवाहक होते हैं बस। हाईटेक मतलब क्या होता है? हाईटेक मतलब उच्च टेक्निक वाले, ठीक है, उसी को हाईटेक तो जानते ही हैं आजकल। तो बोला है कि हाईटेक लाइफस्टाइल में, जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल के युग में स्क्रीन पर जो उभर आए हैं इन शब्दों को चाहे या तो मेल पढ़ लो, ठीक है, और चाहे समाचार पत्र, दोनों सिर्फ एक मैसेंजर के जैसे काम करते हैं। संदेशवाहक मतलब मैसेंजर के जैसे। हमारे बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे अहम हिस्सा होता था। आगमन मतलब आना, डाकिये का आगमन मतलब डाकिये का आना, जो दिन भर में सबसे अहम मतलब इम्पोर्टेंट, मुख्य हिस्सा वो डाकिये का आना ही होता था हमारे टाइम में। दिन में 3 बार आता था डाकिया। डाक डालते समय अपने साइकिल की घंटी बजाता। बाहर से लौटा हर सदस्य एक बार लेटर बॉक्स में झाँक अवश्य लेता था कि कहीं कोई अपनी कुछ लेटर वेटर तो नहीं आया है। पिताजी दफ्तर से लौटते तो उनका पहला प्रश्न यही होता। क्या प्रश्न होता? कि कोई चिट्ठी आई है क्या। सबसे अधिक प्रतीक्षा तो किसको होती थी? जो विवाहिता बहन है, मतलब शादी की हुई बहन जो है, जो विवाह किया हुआ है उसका, वो बहन को अपने ससुराल से लिखे हुए पत्रों की मतलब ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट रहता था। जो इनके घर में बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था कि मेरे ससुराल से कोई चिट्ठी आई है क्या।
परिवार का हर व्यक्ति उन्हें चाव से पढ़ता, जो भी लेटर आता है उनको बहुत खुशी से, चाव से मतलब खुशी से पढ़ता। माँ स्वयं न पढ़ पाने के कारण हम सब भाई बहनों से एक एक बार उस पत्र को अवश्य पढ़वाकर सुन लेती। जो उसकी माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो क्या करती, उसके भाई बहनों से ही पत्र पढ़वाकर सुन लेती थी। पर इसके बावजूद उसकी क्षुधा शांत न होती थी। क्षुधा मतलब होता है इच्छा, लेकिन माँ हम सबसे पढ़वा लेते थे, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा जो थी वो शांत नहीं होती थी। गांव में पत्र बाँचने का काम प्रायः डाकिया ही कर दिया करता था। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, और औरतों को भी कम ही पढ़ाया जाता था, लड़कियों को भी कम ही पढ़ाया जाता था। तो मतलब ज़्यादातर क्या होता था, वो डाकिया आता था तो पत्र वही बाँच दिया करता था, पढ़ दिया करता था, और ज़रूरत पड़ने पर उत्तर भी वही लिख देता था। मतलब रिटर्न में जो लेटर लिखते हैं ना, तो वही लिख दिया करता था। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देकर। मजमून मतलब होता है विषय। मतलब ऐसा कहा जाता है कि लेटर को का जो विषय है, मतलब कौन से टॉपिक पे लेटर आया होगा, किस टाइप का लेटर आया होगा, ये तो हम लिफाफा देखकर ही जान लेते थे। कैसे, देखो, पत्र पढ़ने के पूर्व मतलब पहले ही काफ़ी कुछ समझ लेते थे हम। कैसे? केसर छिड़का अगर पत्र आया है तो चाची के बेटा हुआ है। ठीक है, कोई भी लेटर अगर ऐसा आया जिसपे केसर छिड़का हुआ है तो मतलब किसी के बेटा हुआ है। कोना कटा कार्ड आया तो मृत्यु का समाचार है। ठीक है, अगर कोई कार्ड ऐसा आया है जिसका कोना कटा हुआ है तो उसको मृत्यु का समाचार का साधन या संकेत माना जाता था। यदि छात्रावास में रहकर, छात्रावास मतलब हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया है तो अवश्य उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी है। मतलब उसको पैसे की जरूरत है, क्योंकि वैसे तो उसे अपनी अति व्यस्तता के कारण, अति व्यस्तता मतलब बहुत बिजी होने के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। किसी को तत्काल सूचना देनी होती तो तार भेजा जाता था। तार क्या होता है? तार एक ऐसी व्यवस्था थी या ऐसा मैनेजमेंट था जिसके द्वारा बिजली की पावर से, बिजली की शक्ति से समाचार भेजे जाते थे। ठीक है ना। तार मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। ये क्या है, मतलब जो चिट्ठी पत्री होती थी उसके कंपेयर में बहुत जल्दी एक्सचेंज होते थे। देर रात को भी तार वाला आपकी सांकल खटखटाकर तार पहुंचा जाता था। सांकल मतलब होता है दरवाजे पर जो कुंडी लगी रहती है उसी को सांकल बोला जाता है। तो वो खटखटाकर तार जो है वो पहुंचा जाता था। पर जब तक उसके द्वारा आगे बढ़ाए कागज पर हस्ताक्षर कर आप तार लें तब तक दिल इतनी जोर से धड़कता रहता कि लिफाफा खोलना कठिन हो जाता। कैसे? क्योंकि तार कोई अर्जेंट में भेजता था, अर्जेंट कोई मैसेज होता था तो उसके लिए भेजा जाता था। लेकिन मतलब दिल, वो तार जब भी किसी के यहाँ आता था तो उसके दिल की धड़कन ऐसी तेज हो जाती थी। तार को जब रिसीव करते हैं हम डाकिए से तो सिग्नेचर करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हम तार पर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, कागज पर हस्ताक्षर करने के बाद में हम अगर लेटर पढ़े तो इसके लिए भी हम क्या है, दिल जोर जोर से धड़कते रहता था। पता नहीं किस वजह से आया है ये। ठीक है। घर के अन्य जो सदस्य थे वे भी घेरे खड़े रहते, मतलब सब लोग आ जाते, भाई किसका तार आया है, क्यों आया है, क्या अर्जेंट ऐसा कुछ मैसेज है। सबके चेहरे पर एक ही भाव मतलब भावना, क्या हुआ, क्योंकि ऐसे तार प्रायः दुखद समाचार के वाहक ही होते थे। मतलब ज़्यादातर ये जो तार आते थे वो दुखद समाचार ही लेकर आते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी दुखद समाचार ही लेकर आते थे। हाँ, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि के मुबारकी तार भी हुआ करते थे। मुबारकी मतलब मुबारकबाद देने वाले, बधाई देने वाले संदेश के रूप में भी तार हुआ करते थे। पर वे तो ऐसे अवसरों पर ही आते। रंग बिरंगे फूलों वाले इन तारों के नंबर निर्धारित थे, अतः अवसर विशेष पर आए उन सबकी इबारत एक सी रहती। बस प्रेषक का नाम ही मायने रखता। जब से सुना है कि तार भेजने का महकमा समेट दिया गया है। महकमा मतलब होता है विभाग। ठीक है, विभाग मतलब और क्या समझेंगे, तार भेजने का विभाग समेट दिया गया है, मतलब ऑफिस ही समेट दिया गया है। जैसे इसका ऑफिस ही हट चुका है आज के टाइम में। अगर हम किसी को लेटर वेटर अगर भेजना भी चाहें आज, तो इसका जो कार्यालय है, ऑफिस है, वही हटा दिया गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो तार भेजने का महकमा ही समेट दिया गया है। लगता है जैसे अपनी कोई प्रिय वस्तु, अपनी बहुत प्रिय वस्तु ही खो गई है। जब से ये तार भेजने का सिस्टम हटा है तो तब से लगता है कि जैसे अपनी कोई बहुत प्यारी वस्तु ही खो गई है। टेलीफोन ने पहले तो तार का स्थान पकड़ा। मतलब जब ये टेलीफोन चले तो तार कम हो गए थे। आपके घर में ही नहीं है तो आस पड़ोस में तो होगा ही। मतलब टेलीफोन जो है पुराने समय में सबके घरों पे तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ कुछ घरों में तो आस पड़ोस में तो हुआ ही करते थे। तो लोग तार भेजना बंद कर दिए क्योंकि इसका स्थान टेलीफोन ले चुके थे। अतः आवश्यक सूचना वहीं दी जाती। जो आस पड़ोस में फ़ोन होते थे किसी के घर में तो जरूरी सूचना उन्हीं पर फ़ोन करके दी जाती थी। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगा। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो।
उत्तर भी संग ही मिल जाता है। संग मिल जाता है मतलब साथ के साथ ही उत्तर भी मिल जाता है। यह संदेश नहीं रहता है कि तार अथवा पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसा वाला सिस्टम, ये डाउट ही नहीं रहता है कि भाई हमारा जो मैसेज है गया कि नहीं गया अगले तक, क्योंकि अगला खुद बात कर रहा है, आंसर दे रहा है। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली। विश्व के किसी भी कोने में रहते स्वजन से 24 घंटे जुड़े हैं आप। स्वजन मतलब अपने लोगों से 24 घंटे तक जुड़े हैं आप, मतलब 24 घंटे जुड़े रहते हैं। कभी भी कॉल करो बात हो जाती है। बात तो हो जाती है पर यह वह तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। मतलब वो वाला, वो जो एक अलग ही खुशी रहती थी पत्र पढ़ने के बाद में जो मिलती थी, वो आज के टाइम में बात होने पर भी वो खुशी नहीं मिल पाती है। विदेश में बसे बेटे का फ़ोन आता है, माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तुम? कुशल क्षेम हुई, खबरों का आदान प्रदान हुआ, और बस टेलीफोन रख देने के बाद याद आता है फला बात पूछना तो भूल ही गई, यह बात बतानी तो रह ही गई। मतलब ये है कि भाई सब हालचाल, कुशल क्षेम मतलब होता है हालचाल पूछना, ठीक है। तो ये हालचाल पूछने का की खबर का आदान प्रदान हुआ, फिर फ़ोन रखने के बाद में याद आता है कि अरे वो फला बात, मतलब वो वाली बात तो पूछना भूल ही गए हम, ठीक है, ये बात बतानी तो रह ही गई थी। तो ये होता है। अनेक बातें घुमड़ रही थी मन में, पर चाहकर भी कह नहीं पाई। मतलब मन में तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन इस पे फ़ोन का जो था सिस्टम क्या था, मतलब जो होता है ना, जितना हम देर बात करेंगे उतना पैसा बढ़ता जाएगा, तो वो सिस्टम रहता था। आज के टाइम में तो नहीं है, एक बार रिचार्ज कराओ कितनी भी बात करो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मतलब ये मन में कई बातें रह जाती थी। चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाएगा, बताया था ना कि मतलब पैसा वैसा बढ़ता जाएगा जितनी बात हम करते रहेंगे। तो इसीलिए वो सोच के सब बातें उतनी नहीं कर पाते थे जितनी पत्र में लिख पाते थे। कहाँ बता पाई कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, कितनी ही तो आतिशबाजी हुई थी। आतिशबाजी मतलब पटाखे वटाखे जो जलाए जाते हैं उसको बोला जाता है। कैसे कैसे तो पकवान बने थे। पकवान जानते ही हो, मिठाई है, डिशेस जो खाते हैं शादियों में, पार्टियों में जाते हैं, तो वही पकवान बने थे। नहीं बता पाई कि मन कल से बहुत उदास है, अकारण ही, अकारण मतलब बिना कारण के ही मन बहुत उदास है मेरा कल से। पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती जिंदगी में पत्रों का कोई स्थान नहीं है। आज के टाइम में कौन पत्र लिखता है, किसी के पास समय नहीं है। तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन्होंने, मतलब आज की जनरेशन के जो लोग हैं तार क्या होता है वो जानते ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं ऐसा। एक दो पीढ़ी बाद के बच्चे तो डाकिया डाक लाया गीत सुन माता पिता से पूछेंगे कि माँ डाकिया कौन होता है। मतलब ये हाल हो जाएगा आगे चल के, तो एक दो जनरेशन के बाद में। तो सच है, प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है इस बार स्नेह पगी पाती भी। मतलब जब दुनिया प्रोग्रेस करती है, लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो बहुत कुछ पीछे तो छूट ही जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है, समझाई गई है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।